प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। 12th क्लास का जो कोर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके 2 लेक्चर डिस्कस किए जा चुके हैं। आज हम इसका 3rd लेक्चर डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले जो आप लगातार कंटिन्यूटी में इतना प्यार प्रेम स्नेह देते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करते रहिए और अपना प्यार प्रेम यूँ ही बरकरार रखें। तो आशा है आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। फिर भी कोई कमी है किसी प्रकार की तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि जो कमी है उनको सुधारें और जो कमी होगी उनको हम सुधारेंगे। और आशा है आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे। तो देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। तो आज हमारे पास 3rd लेक्चर के अंदर सबसे पहले आता है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को यहाँ पे बनाएंगे हम, क्योंकि ओम्स लॉ ने क्या बताया था हमारे को। ओम्स लॉ ने ये बता दिया था V इज इक्वल टू IR, ये बता के चला जाता है वो। अब भाई क्या ओम ठीक कहता है या गलत कहता है हमें कैसे पता चलेगा। तो हम इस लॉ को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, कल रिलेशन पढ़ा था हमने किस किस के बीच, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच। याद रखने का तरीका बताया था V ना I। ये रिलेशन हमने पढ़ा था बेटे, V ना I यानी I इज इक्वल टू V ना VENA, जहाँ पे V ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था कंडक्टर का। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये मान लेते हैं प्यारे बच्चों, और हमने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया जो V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। तो ये जो सिरा है ये हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव भी होगा और ये लोअर पोटेंशियल जिसको नेगेटिव बोल देते हैं उस पे होगा बच्चों। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव करेंगे, जिनकी वजह से जो करंट होगा वो इस तरफ फ्लो करेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। तो सपोज इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E। और इस कंडक्टर की जो खुद की लेंथ है, लंबाई जो हमारे पास है, वो लंबाई जो है लेंथ उसको L मान लेते हैं। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ये A ये वाला दिखाई देता है आपको, इसको सपोज A का नाम दे दिया जी। तो ये चीज़ें मान के चलेंगे और इस रिलेशन का यूज करके ओम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे बेशा, बस देखिए I जो था VENA के बराबर था, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है V दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में EE टाउ बाई M। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस चीज़ के बराबर था। ये अब वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं आप। तो I इज इक्वल टू V की जगह EE टाउ बाय M, ये V की वैल्यू पुट कर दी, E इंटू NA आगे एज इट इज यूं का यूं है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E टाउ NA अपॉन M, और ये देखिए E इंटू E स्क्वायर हो जाएगा भाई। लो जी, अब एक रिलेशन और पता हमारे को, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। इन दो पॉइंट्स जो कंडक्टर के एंड्स है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया हमने V। दूरी कितनी है इनके बीच, कंडक्टर की लेंथ के बराबर। तो यदि बात की जाए, ये रिलेशन बार बार रिपीट होता है, E इज इक्वल टू V बाई L आ जाएगा। वैसे तो नेगेटिव साइन आता है यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव साइन डायरेक्शन का प्रतीक होता है और कुछ नहीं। तो E इज इक्वल टू V बाई L, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल सेपरेशन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं E की वैल्यू ये पुट कीजिए आप। जैसे ही पुट करोगे, मैं स्टेप मिस कर देता हूँ, E की जगह क्या पुट कर दिया बेटे इस इक्वेशन में, V बाई L। तो अब जो V के साथ सारी चीज गुना में है वो इस तरफ लेके चले जाइए आप। तो इस तरफ अगर लेके जाएं तो ये हो जाएगा ML अपॉन, ये चीज डिवाइड में हो जाएगी जी, N E स्क्वायर टाउ इंटू A गुना में I बराबर V। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट है, L लेंथ कंडक्टर की वो भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी जनरली रूम टेम्परेचर पे कांस्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये भी कांस्टेंट है, मीन रिलैक्सेशन टाइम आगे जिसका ऑर्डर 10⁻⁻14 सेकंड होता है वो भी कांस्टेंट, एरिया A ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये जो सारी चीज है, ये सारी चीज इसको हम एक नए कांस्टेंट R से डिनोट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसकी जगह R लिखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटे
ये शक्ल कुछ ऐसी बनेगी भाई, V इज इक्वल टू आई इंटू दिस मच, और इस सारी चीज को R से लिख देते हैं। वेहर R जो है वो किसके बराबर है, ml अपॉन n ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, एंड दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और इस R को ही क्या नाम देते हैं बेटे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से हम ओम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं, किसका यूज करके, जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन था उसका यूज करके। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। और यहाँ से बात नोट करने की है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आती है बेटे, ml अपॉन n ई स्क्वायर टाउ इंटू ए आती है। लेकिन लास्ट लेक्चर के अंदर एक बात और भी पढ़ी थी हमने, और वो ये पढ़ा था R जो होता है, R वो किसके बराबर था बेटे, रो एल बाई ए भी था। और आज R इतना आ जाता है, तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिए। तो रो एल बाई ए इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू ए। तो L से L कैंसल आउट, A से A कैंसल आउट, तो रजिस्टिविटी जो रो है वो आ जाएगी m अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ। तो इस तरीके से हम रजिस्टिविटी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो ये था जी डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। इस तरीके से ओम्स लॉ को हम बना सकते हैं, और ये वैल्यूज ध्यान में जरूर रखना बेटा, क्योंकि आगे इनका यूज होगा, या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद आता है नेक्स्ट करंट डेंसिटी का कंसेप्ट। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी की जो नोटेशन है जनरली J से दी जाती है बेटे, J, कैपिटल J से। तो करंट डेंसिटी को डिस्कस करते हैं अब हम। करंट डेंसिटी इसको लिखेंगे J से। अब परिभाषित करते हैं पहले, फिर समझते हैं जी क्या है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कौन होता है, I, पर यूनिट एरिया, एरिया कौन होता है, A। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर नॉर्मली मीन्स उसके सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मली इज सेड टू बी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी बेटे। देखिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया थ्रू ए कंडक्टर नॉर्मली इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। क्या होगा बच्चों, जैसे ये कंडक्टर हमारे पास है, ये लीजिए सपोज, ये मार्कर कंडक्टर मान लेते हैं, इसमें से I करंट फ्लो करता है, कितना करंट, I, और इसका जो ये फेस एरिया है ये मान लेते हैं A है। तो जितना करंट पर यूनिट एरिया नॉर्मली इसमें से फ्लो करके जाएगा 90 डिग्री पे, ऐसे बिल्कुल सरफेस के नॉर्मली, वही क्या बोली जाएगी बेटे, करंट डेंसिटी। तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे, यदि I करंट चलता है कंडक्टर में से, फेस एरिया A है, तो J करंट डेंसिटी आएगी फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, यानी I बाई A। अब तीन बातें इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसका नेचर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटे। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी जरूर है, बट करंट डेंसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जी, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ में क्या मिलेगी बेटे, इसकी डायरेक्शन भी मिलेगी। इसकी डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक करंट की होती है। बात चलती है फिर इसके ऐसा यूनिट पे। ऐसा सिस्टम में इसकी यूनिट बना सकते हैं हम। ऊपर करंट है, करंट को एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं। नीचे क्या है बच्चों, एरिया, और एरिया को मीटर स्क्वायर के अंदर मेजर किया जाता है। तो इसके ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बात डायमेंशन पे, डायमेंशन भी इसके बना सकते हो आप। जे का यदि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो ऊपर करंट का लिख लीजिए जो कि ए है, नीचे एरिया, और एरिया का एल स्क्वायर होता है। तो सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, तो m है नहीं तो m की पावर 0, l कितना है -2 ऊपर जाके, टाइम है ही नहीं 0, और a कितना आ जाएगा बेटे 1, m0 l -2 t0 a1, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। तो ये था बच्चों करंट डेंसिटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं प्यारे बेटे,
तो उसमें आता है हमारे पास कंडक्टेंस क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस? व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस? इसको कैपिटल जी से लिखते हैं भाई, कंडक्टेंस कैपिटल जी से इसको लिखा जाता है। थ्योरेटिकली अगर इसको डिफाइन करें, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इट थ्रू इजीली। एक ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की जिसकी वजह से उसमें करंट इजीली पास कर सकता है, उसी को कंडक्टेंस बोलते हैं। मैथमेटिकली कैसे मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यदि रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्टा ले लेंगे, तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा? कंडक्टेंस आ जाती है। Z इज इक्वल टू 1/R। बात आती है अब इसकी यूनिट्स की। देखिए 1/R रेजिस्टेंस को ओम के अंदर मेजर किया जाता है, तो इसकी ऐसा यूनिट जो बनेगी वो उल्टी हो जाएगी, मीन्स ओम इनवर्स। क्या होगी बेटे? ओम इनवर्स। आप स्पेलिंग को उल्टा कर दीजिए, OHM MHO, तो महो भी इसकी ऐसा यूनिट बोली जाती है। और एक तीसरी होती है साइमन। ये 3 यूनिट आप यूज कर सकते हैं कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। नेचर स्केलर ही रहेगा ये भी। बात डायमेंशन फॉर्मूला पे, तो जी का डायमेंशन फॉर्मूला यदि आपको लिखना है तो रेजिस्टेंस का लिख के उसका उल्टा कर दो। रेजिस्टेंस का लास्ट लेक्चर में बताया था M1 L2 T-3 A-2, ये था जी। तो इसका उल्टा कर दें, मीन्स नेगेटिव वाले पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले नेगेटिव, तो कंडक्टेंस का क्या बन जाएगा? ये बनेगा प्यारे बेटे M-1 L-2 T3 A2। जो रेजिस्टेंस में पॉजिटिव है उनको नेगेटिव कर दें और जो नेगेटिव उनको पॉजिटिव कर दें। फिर बात थोड़ी सी और आगे। अभी देखा था हमने जब ओम्स लॉ को डिड्यूस किया था तो R की वैल्यू थी ml/ne² टाउ इंटू ए। चूंकि कंडक्टेंस इसका उल्टा है तो इसलिए G क्या हो जाएगा? ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली ऊपर, मीन्स ne² टाउ A/ml। तो इस तरीके से आप कंडक्टेंस की वैल्यू भी बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट आता है जी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है बेटे? जैसे रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस बोल दिया, वैसे ही रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटे? कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको जनरली सिग्मा से लिखते हैं बेटा। देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में सिग्मा थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सिग्मा किसके लिए नोटेशन है? कंडक्टिविटी के लिए नोटेशन है, कंफ्यूज मत होना। तो इसको कैसे मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड एज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स होता है वही कंडक्टिविटी बोल दिया जाता है। बात आ गई यूनिट की, तो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है उनको उल्टा कर दें तो इसकी यूनिट बन जाएगी। रेजिस्टिविटी की क्या थी बेटे? ओहम मीटर। ओहम मीटर यही थी ना, ओहम मीटर। तो इसका उल्टा कर दें, मीन्स ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट बन जाएगी कंडक्टिविटी के लिए। लेकिन अभी देखा था ओम इनवर्स को महो भी बोलते हैं, तो महो मीटर इनवर्स भी कह सकते हो आप। लेकिन एक और बात कही थी कि महो मीन्स साइमन, तो साइमन मीटर इनवर्स भी आप इसकी यूनिट यूज कर सकते हैं ऐसे सिस्टम के अंदर। बात डायमेंशनल फॉर्मूला पे। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे? जो रेजिस्टिविटी के अंदर डायमेंशंस पॉजिटिव थे उनको नेगेटिव कर दें, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दीजिए। रेजिस्टिविटी का ये था भाई, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था M1 L3 T-3 A-2, ये तो था रेजिस्टिविटी का। अब यदि कंडक्टिविटी का बताना चाहते तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। M-1 L-3 T3 A2, क्योंकि ये उल्टी है ना बेटा, तो नीचे आएंगे और नीचे से ऊपर जब लेके जाएंगे तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव, नेगेटिव वाले पॉजिटिव। नेचर की बात करें तो नेचर क्या रहेगा बेटा? इसका भी स्केलर क्वांटिटी होगी है। फिर बात आती है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि रो था अपना, रो किसके बराबर था बेटे? M/ne² टाउ।
जब ओम्स लॉ को डिड्यूस करवाया मैंने तो उससे मैं रजिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी m/n (टाउ). तो इसका यूज अगर करें कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी उल्टा कर दें बेटा इसका, नीचे वाली चीज ऊपर ऊपर वाली नीचे, तो n(e²) टाउ/m, ये सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस का कंसेप्ट। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी। करंट डेंसिटी J, इलेक्ट्रिक फील्ड E और कंडक्टिविटी सिग्मा के बीच क्या रिलेशन होगा, अब उसको देखिए भाई। उस रिलेशन को यदि ड्राइव करना है तो हेडिंग डाल दें पहले, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच, J, सिग्मा एंड E। तो इसको जब आप निकालना चाहेंगे तो सिग्मा की वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा आपको। सिग्मा की वैल्यू थी n(e²) टाउ/m। ये यूज करेंगे बेटा इसमें, जो अभी लिखी थी सिग्मा की वैल्यू वो याद होनी चाहिए, तब ये रिलेशन ड्राइव होता है। तो इनके बीच रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखिए बेटे, जैसा कि हम जानते हैं I V ना के बराबर होता है, VEN, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। अब V की वैल्यू पता है हमारे को क्या, E/टाउ/m पता थी ना, हाँ जी, यूज करें तो I = E/टाउ/m इंटू E/n/e। इस A को तो ले जाएगी डिवाइड में और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो मैं यूं कह दूं I/A = E/e², टाउ/n/m/a। अब देखिए I/A थोड़ी देर पहले बताया कि करंट डेंसिटी J था, तो J = इसको लिख दूं बेटा n(e²) टाउ/m/e। गौर कीजिए, अब ये तो सिग्मा आ गया, इतनी इतनी वैल्यू क्या है बच्चों, सिग्मा है कंडक्टिविटी, तो इसकी जगह सिग्मा लिख दें बेटा सिंपली, तो J = सिग्मा E। विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, conductivity sigma and electric field E, and this relation is also known as microscopic form of Ohm's law। इस रिलेशन को ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते होते हैं। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म कौन सी है, V = IR, और जब छोटे लेवल पे कंडक्टर के अंदर हम अप्लाई करते होते हैं तो ये रिलेशन अप्लाई करते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जी एक रिलेशन और बड़ा अच्छा सा, और वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी रो थी एंड मोबिलिटी म्यू थी, इनके बीच का रिलेशन। अगर ये रिलेशन ड्राइव करना चाहते हो तो रो की वैल्यू पता होनी चाहिए। रो की वैल्यू अभी लिखी थी, क्या थी बेटे, क्या थी बताइए शाबाश, ये थी ना m/n(e²) टाउ, ये थी बच्चों। साथ में मोबिलिटी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। मोबिलिटी म्यू वो था V/E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी बेटा, E/टाउ/m, यही थी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, अपॉन E से E कैंसल, तो मोबिलिटी आएगा E/टाउ/m। अब हम इजीली इनके बीच में रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। यहां से चल पड़िए आप, रो किसके बराबर है, m/n E² टाउ। E² को लिख सकते हैं E टाउ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ जी। म्यू E/टाउ/m है, उल्टा करें तो m/E टाउ जो होगा वो 1/μ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा, रिवर्स कर दीजिए। तो E/टाउ/m म्यू था, तो m/E टाउ 1/μ। लो जी, ये तो हमारे को दिखाई देगा भाई, यहाँ पे दिखाई दे जाता है। अगर दिखाई देगा तो बस इसकी जगह सिंपली 1/μ पुट करना है, तो रो = 1/NE μ। विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन
रजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी, और साथ में देख सकते हैं रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोबिलिटी के। मीन्स जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी रजिस्टिविटी उतनी कम मिलेगी, और जितनी कम मोबिलिटी रजिस्टिविटी उतनी ही ज़्यादा। यदि हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में तो होल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो होल्स की मोबिलिटी क्या होती है बेटे, बताना शाबाश, कम होती है ज़्यादा? कम होती है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए जो रजिस्टिविटी होगी कंडक्टर की वो तो कम मिलेगी, बट होल्स के लिए रजिस्टिविटी क्या मिलेगी बच्चों, ज़्यादा मिलेगी। तो ये था कंसेप्ट हमारे पास रो एंड म्यू के बीच का रिलेशन। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर मीन्स तापमान का क्या इफेक्ट पड़ता है। लास्ट लेक्चर के अंदर जब मैंने शुरुआत की थी रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी की, तो आपको ये बताया था कि रेजिस्टेंस भी और रजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अब किस तरीके से डिपेंड करते हैं वो देखिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। एक तरफ मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूं, एक तरफ मैं रजिस्टिविटी ले लेता हूं, साथ में कर लेंगे क्योंकि एक जैसा ही रिलेशन आएगा। देखिए बेटा, रेजिस्टेंस पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले। अभी देखा था थोड़ी देर पहले, रेजिस्टेंस था हमारा ml/ne² टाउ इंटू ए। यहां से अगर देखें तो क्या दिखाई देता है आपको, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मीन रिलैक्सेशन टाइम के। टाउ नीचे है ना, तो इसलिए रेजिस्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाउ क्या था, मीन रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उनके बीच का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ था जी। अब गौर कीजिए, यदि हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तापमान को बढ़ा देते हैं, तो जो थर्मल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो तेजी से भागेंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी तो वो जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। स्पीड जितनी ज़्यादा उतनी जल्दी वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। और यदि हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालेंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी घट जाएगा बेटा, क्योंकि जल्दी जल्दी टकरा रहे ना, टाइम कम होगा। और जब उस टाइम का एवरेज निकालोगे तो वो भी कम आएगा। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जल्दी जल्दी टकराते हैं, जिसकी वजह से टाइम डिक्रीज करता है, और यदि उस टाइम की एवरेज वैल्यू निकाले वो भी डिक्रीज करेगी। तो मीन्स यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टाउ डिक्रीज करेगा, और यदि टाउ डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाउ कम हो जाता है तो मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या होगा बेटे, बढ़ जाएगा। तो बात क्या पता चली, यदि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, प्रतिरोध उसका बढ़ेगा। सेम वे में रजिस्टिविटी के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि रजिस्टिविटी अभी देखी थी हमने, रो थी m/ne² टाउ। तो रजिस्टिविटी भी क्या है बेटे, टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ तो घटेगा, और टाउ घटेगा तो रजिस्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो रजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इंक्रीज करती है बच्चों। अब थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म कर लेते हैं। मान लीजिए इनिशियली टेम्परेचर कम था किसी कंडक्टर का, इनिशियल टेम्परेचर हम कम ले लेते हैं। इनिशियली जब आपने कंडक्टर लिया उस समय टेम्परेचर मान लेते हैं इसका T1 है, और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है। फिर इसका टेम्परेचर बढ़ता गया, क्योंकि करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर से। तो जूल ने ये कहा कि जब करंट फ्लो करेगा उसमें से तो वो कंडक्टर गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जूल्स लॉ 3rd चैप्टर के अंदर बताया जाएगा, तब तक प्रतीक्षा करिए, जुड़े रहिए। तो जैसे इसमें से करंट चलता रहेगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और मान लेते हैं किसी टाइम के ऊपर इसका टेम्परेचर T2 है जो कि इससे ज़्यादा है, और उस समय रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2 है। तो अब इंक्रीज कितना आया बेटे, इंक्रीज रेजिस्टेंस के अंदर इनिशियली इतना था जो कि कम है, फाइनल इतना है जो कि ज़्यादा है। तो इंक्रीज जो आया रेजिस्टेंस में वो तो R2 - R1 आया है।
दिस इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉरी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो ये इंक्रीज जो है रेजिस्टेंस का, ये डिपेंड किस पे करता है? इट इज फाउंड दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहली बात ये पाई गई कि टेम्परेचर जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा इंक्रीज करता है। मींस R2 माइनस R1 इंक्रीज है रेजिस्टेंस का, T2 माइनस T1 है इंक्रीज टेम्परेचर का, तो R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। साथ में ये पाया गया कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटे। शुरुआत में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इंक्रीज भी उतना ज्यादा आएगा, ये दूसरी बात थी। अब इन दोनों को कंबाइन अगर कर दें तो R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दिस इंटू दिस, मीन्स R1 इंटू T2 माइनस T1। ये तीसरी बात आ गई। और जब जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदला गया है साइंस के अंदर, तो हमेशा एक कांस्टेंट जन्म लेता है। और यहाँ पे भी क्या होगा बेटे, हमारे पास एक कांस्टेंट जन्म लेगा और उस कांस्टेंट को अल्फा से डिनोट करेंगे। तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, R1 इंटू T2 माइनस T1। जो ये अल्फा है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है एंड इट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस अल्फा का नाम क्या रखा जाता है थ्योरेटिकली? दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा बेटे? नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो इसके बारे में जानकारी लेने से पहले इसी को आप थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। R2 माइनस R1 इस चीज के बराबर है, तो R1 उस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला R1 इस तरफ गया तो पॉजिटिव, मीन्स R1 प्लस ये चीज पहले ही पड़ी थी अल्फा R1 इंटू T2 माइनस T1। दोनों में से R1 कॉमन, तो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू यहाँ पे बचेगा 1 प्लस अल्फा R1 बाहर जा चुका है इंटू T2 माइनस T1। तो इस तरीके से इस रिलेशन का यूज करके बच्चों आप फाइनल रेजिस्टेंस बता सकते हैं। यदि आपको इनिशियल रेजिस्टेंस पता, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का पता, और जो इंक्रीज आया है टेम्परेचर के अंदर उसका यदि पता है, तो फाइनल रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अल्फा की जानकारी ले लेते हैं। अल्फा की क्या यूनिट होंगी, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, देखना बेटे, और देखेंगे अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा कैसा होगा। तो चलते हैं, यहां से अगर देखें अल्फा ये चीज ये गुणा में है तो इस तरफ आएगी डिवाइड में हो जाएगी, तो मीन्स R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू अल्फा। सबसे पहले यूनिट बनाएंगे बेटे। यूनिट क्या बनेंगे इसके? देखिए ऊपर रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस ही आएगा, जिसकी यूनिट आएगी ओहम, अपॉन ये रेजिस्टेंस है, इसको भी ओहम में मेजर करेंगे। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर में से टेम्परेचर को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें या घटा देते हैं तो टेम्परेचर ही आएगा, और ऐसा सिस्टम इसको केल्विन के अंदर मेजर करेंगे। तो टेम्परेचर केल्विन में मेजर कर लिया, ओहम से होम कैंसल, तो यानी क्या बचेगा 1 अपॉन केल्विन। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी? केल्विन इनवर्स। केल्विन इनवर्स। तो ऐसा सिस्टम में हम इसको केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स के अंदर माप सकते हैं अल्फा को। डिफाइन कैसे करोगे आप लोग? डिफाइन भी कर सकते हैं इस रिलेशन से, देखना बेटे। R2 माइनस R1 जो है वो है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन ये क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और T2 माइनस T1 क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। लो जी, और बराबर किसके? अल्फा के। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। बड़ा आसान सा, दोबारा सुनिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। अब डिफरेंट मटेरियल्स के लिए बात कर लेते हैं कि अल्फा का नेचर कैसा होता है।
यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम कंडक्टर या मेटल्स के लिए। फॉर कंडक्टर और मेटल्स, फर्स्ट केस फॉर कंडक्टर्स, यदि कंडक्टर हों या मेटल्स हों तो उनके लिए अल्फा क्या होता है? फॉर कंडक्टर्स और मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। अल्फा पॉजिटिव भी होता है बच्चों और साथ में बहुत ज्यादा भी होता है। तो अब क्या होगा देखना, R2 जो था वो था R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये था जी। ये चीज पॉजिटिव है, साथ में बहुत बड़ी है, तो ये वैल्यू जब इसके साथ गुना होगी तो बहुत ज्यादा आएगी। एक में जुड़ेगी तो वैल्यू बहुत ज्यादा, और फिर R1 के साथ गुना होगी तो वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। मीन्स R2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन R1। मीन्स टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस जो है बड़ी तेजी के साथ इंक्रीज करता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीजेज वेरी शार्पली, बहुत तेजी से बढ़ेगा। सेकंड यदि बात की जाए फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यदि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर हमारे पास हैं, सेमीकंडक्टर हों साथ में इंसुलेटर हों, तो उनके लिए अल्फा देख लेते हैं एक साथ ही कैसा होगा। सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के लिए अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा जो है नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा बेटे? नेगेटिव। तो अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये है जी। ये नेगेटिव है, ये इंक्रीज है टेम्परेचर में जो कि पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ गुणा करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटे? दिस इज नेगेटिव, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। एक में से जब ये घटाएंगे, एक में से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट होगी, घटेगी, तो ये पूरी वैल्यू क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी, एक से छोटी हो जाएगी। और जब एक से छोटी चीज के साथ किसी नंबर की गुना करते हैं तो वैल्यू घटती है। जैसे 4 है और इसकी गुना आप 0.5 के साथ कीजिए, 0.5 एक से छोटा है तो वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो जब 4 था, एक से छोटी चीज से गुना की तो ओवरऑल वैल्यू तो छोटी आ गई। तो मीन्स ये वैल्यू जब इसके साथ गुना होगी तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी। मीन्स R2 जो है वो छोटा मिलेगा R1 से। इससे क्या पता चला भाई? इससे तो ये पता चला कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज करता है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर तो उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा प्यारे बेटे। तो ये था डिस्कशन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का। थर्ड केस हमारे पास फॉर अलॉयज, अलॉयज के लिए मिश्र धातुएं जो होती हैं उनके लिए, जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को मिला के एक मिक्सचर तैयार किया जाता है तो उसको अलॉय बोला जाता है साइंस लैंग्वेज में, अलॉयज। तीसरा फॉर अलॉयज, अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव तो होता है अलॉयज के लिए, बट वेरी वेरी स्मॉल, बट वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल इतना कि अल्फा लगभग लगभग 0 ही होता है। इतना छोटा, इतना छोटा होता है ये कि आप उसकी वैल्यू लगभग क्या ले सकते हैं? 0। तो R2 किसके बराबर था? R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अगर ये वैल्यू 0 के नजदीक है तो पूरी वैल्यू लगभग किस पे अप्रोच करेगी? 0 पे। 0 प्लस 1 1, तो R2 लगभग किसके बराबर रहेगा बेटे? R1। तो क्या पता चला कि अलॉयज के केस में टेम्परेचर चाहे कितना इंक्रीज कर जाए उनका रेजिस्टेंस लगभग क्या रहता है? सेम। तो इसीलिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कोइल्स बनाने के लिए हम अलॉयज को प्रेफर करेंगे। और वो अलॉयज हैं कौन कौन से? सबसे पहला है कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन भी एक अलॉय है। मैंगनीन, मैंगनीन भी एक अलॉय है बेटे। यूरेका, ये भी एक अलॉय है। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कोइल्स जब बनाते थे इनको प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पे टेम्परेचर के चेंज के साथ रेजिस्टेंस चेंज नहीं करना चाहिए। साथ में आगे हम सेकंड चैप्टर के अंदर जब पढ़ेंगे तो पोटेंशियोमीटर और एक डिवाइस आएगा मीटर ब्रिज, उनके अंदर वायर यूज की जाती है और वो वायर भी इन्हीं मटेरियल से बनी होती है क्योंकि हम वहाँ पे ये चाहते हैं कि टेम्परेचर चाहे बेशक चेंज कर जाए बट रेजिस्टेंस चेंज नहीं करना चाहिए। तो आप इनको प्रेफर करेंगे हमेशा जब आप रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो ये था डिस्कशन
टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एज इट इज पैटर्न पे रेजिस्टिविटी पे मैं उसको ब्रीफ में करवा देता हूँ। क्या था, हमने देखा था रेजिस्टिविटी टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो साथ में यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो टाउ तो क्या करेगा बेटे, डिक्रीज करेगा, बट टाउ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो यानी टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करती है। तो वही काम जो यहाँ पे किया एज इट इज पैटर्न पे कीजिए आप लोग। मान लेते हैं इनिशियली टेम्परेचर T1 था जो कि कम है, उस समय रेजिस्टिविटी ρ1 मान लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ता गया और फाइनली मान लेते हैं T2 हो जाता है और उस समय रेजिस्टिविटी ρ2 मान लेते हैं। तो इंक्रीज कितना आया रेजिस्टिविटी में, ρ2 माइनस ρ1 इज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। ये पाया गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहली बात तो ये पाई गई, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकंड ये पाया गया कि इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। ओरिजिनल रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी इंक्रीज भी उतना ज्यादा आएगा। दोनों बातों को इकट्ठा लिख दें तो ρ2 माइनस ρ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ1 इंटू T2 माइनस T1। जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलेंगे तो यहाँ भी एक कांस्टेंट जन्म लेगा और उस कांस्टेंट को बेटे अल्फा से ही लिखेंगे, और लेकिन नाम क्या होगा अब की बार उसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ρ2 माइनस ρ1 इज इक्वल टू अल्फा सम कांस्टेंट है इंटू ρ1 इंटू T2 माइनस T1। तो दिस अल्फा इन दिस केस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिस्कस करें तो इसलिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये बोला जाता है। फिर बात अगर करें अल्फा की यूनिट की, तो अल्फा की यूनिट बनाने के लिए आप यूं कर सकते हैं, ये चीज डिवाइड में ले जाइए, ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 इंटू T2 माइनस T1। रेजिस्टिविटी में से रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी आएगी जिसको ओम मीटर के अंदर मेजर करोगे। यहाँ भी रेजिस्टिविटी है जिसको ओम मीटर में मापेंगे। आगे टेम्परेचर में से टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो टेम्परेचर ही आएगा, और ऐसा सिस्टम में इसको केल्विन के अंदर मेजर करेंगे। ओम मीटर से ओम मीटर कैंसिल, तो 1 अपॉन केल्विन आएगा बेटा, मीन्स केल्विन इनवर्स। यहाँ भी अल्फा की यूनिट केल्विन इनवर्स ही मिलेगी। साथ में डिफाइन भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ से देखिए, दिस इज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड दिस इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। दोबारा से सुनिए, इस केस में अल्फा की डेफिनेशन कैसे देंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। साथ में अब इस फॉर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, ρ2 माइनस ρ1 अल्फा ρ1 इंटू T2 माइनस T1 के बराबर है। तो यदि इस ρ1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो बेटे ρ2 माइनस ρ1 इज इक्वल टू, सॉरी, इस ρ1 को इस तरफ लेके तो प्लस ρ1 प्लस अल्फा ρ1 इंटू T2 माइनस T1। यहाँ से ρ1 को कॉमन ले लीजिए आप, ρ1 जैसे ही कॉमन आएगा तो 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। ये होगा बेटे जी। तो यदि आपको इनिशियल रेजिस्टिविटी का पता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर का पता और दिए हुए सब्सटेंस के लिए अल्फा का पता है, तो फाइनल रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा बिहेवियर कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का था वैसा ही यहाँ भी रहेगा। इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में सेम बिहेवियर रहेगा और साथ में अलॉयज के लिए भी सेम बिहेवियर रहेगा। तो वह मैं करवाता नहीं क्योंकि ये डिस्कशन मैंने कर लिया है। तो ये था बेटे आज के लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस किया सारा का सारा, कि करंट डेंसिटी क्या होती है, ओम्स लॉ कैसे डिड्यूस किया जाता है, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, रिलेशन क्या होता है जे सिग्मा और ई के बीच, रिलेशन क्या होता है मोबिलिटी और रेजिस्टिविटी के बीच, और साथ में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये था बेटे इसके बारे में। कल हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और उसके न्यूमेरिकल्स। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। तो लेक्चर को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।